हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है और व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है और द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अपने कृषि रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक संयोग का नियम। इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम, इनकी चर्चा कर ली है। अब हम जा रहे हैं चर्चा करने की गुणित अनुपात का नियम क्या होता है और व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, तो गुणित अनुपात के नियम को सबसे पहले 1803 में डाल्टन ने व्यक्त किया था। गुणित अनुपात के नियम को सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में डाल्टन ने इसको व्यक्त किया था, जिनके अनुसार ये कहा गया था कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके, क्या कहा था कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो कि दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व को हम नाम दे देते हैं। जो एक तत्व ये लिखा है ना, ये एक तत्व लिखा है, इसका हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। और दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा, मतलब इसको नाम दे दीजिए ए। अगर ये दोनों आपस में मिलकर के दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो इनका जो मात्रा होगा वो क्या करता है, निश्चित मात्रा में संयोग करता है। अब वो कैसे, समझिए कि दो तत्व हमको लेना है। एग्जाम्पल, एक हमने क्या माना है, ए माना है और बी माना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ए और बी यहाँ रखते हैं। ए के तौर पे हमको दो तत्व लेना है, तो मान लेते हैं कि एक हमने क्या लिया है, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के दो तत्व बनाएंगे या दो से अधिक यौगिक बना लेंगे। तब कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो जल बना लेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो H2O2 बना लेगा, जिसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। और ये आपका जल। H और O के मिलने से क्या बना, जल H2O और H2O2। जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो हमने यहाँ देखा कि ये दो यौगिक बना लिए। अब कहता है कि इनमें से एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो कि दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करता है। तो इसमें से एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं कौन सा है, तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं O है। क्यों, क्योंकि जल के साथ ऑक्सीजन की संयोग एक है, यहाँ दो पे है, तो भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। और दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा ये फिक्स है, H हमारा फिक्स है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो फिक्स है। तो हमने यहाँ से ये मान लिया कि ए जो है वो हमारा फिक्स रहेगा, ए हमारा फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हमने ए को फिक्स कर दिया है कि H2 और H2 और H2 हमने कर दिया, यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है। लेकिन भिन्न भिन्न मात्राएं किसकी है, तो ऑक्सीजन की। आप देखो इसने कहा है कि एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसकी भिन्न भिन्न मात्राएं हुई ना। अब इनको हमको क्या करना है कि इनका हमको ये देखना है कि कैसे ये एक दूसरे के संयोग करते हैं, तो कैसे निश्चित मात्रा में एक ही होते हैं। दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से जब ये संयोग करते हैं तो ये कैसे एक परस्पर सरल अनुपाती भी होते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि परस्पर सरल अनुपाती होते हैं। यहाँ इसको लिख देते हैं
कि परस्पर सरल अनुपाती होते हैं। हो गया। अब इनको हमको इनके भार के आधार पे बांटने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक परस्पर सरल अनुपाती में होते हैं। आप उनको देखेंगे कैसे। भार के अनुसार अगर हम अणु इनके तत्व के अनुसार जाएंगे तो ये 2 संबंधी 1 होगा, ये 2 संबंधी 2 होगा, लेकिन इनको हमको भार के अनुसार जाना है तो इसीलिए इसको हम नहीं करेंगे भार के अनुसार। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 है तो इसका परमाणु भार 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो परमाणु भार इसके 2 गुना 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 है तो इसका भी परमाणु भार 2 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32। ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि कौन फिक्स था। हमने कहा था ना कि ए हमारा क्या है, ए जो तत्व है उसकी निश्चित मात्रा है। ए की क्या है, निश्चित मात्रा है। ए की हमारी क्या है, आप देखो ए की निश्चित मात्रा है तो ए हमारा ये क्या रहेगा, ये हमारा फिक्स हो गया है क्योंकि इसकी क्वांटिटी 2 ही है, 2 से अधिक नहीं है। ए की जो नंबरिंग है वो केवल 2 है। आप जल के साथ भी देख रहे हो और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी देख रहे हो कि 2 ही है, 2 से अधिक नहीं है, 2 ही है, 2 से अधिक नहीं है। लेकिन भिन्न भिन्न मात्राएं किसकी हैं, तो ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। यहाँ ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, यहाँ ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं जबकि हाइड्रोजन का निश्चित मात्रा है। अगर इन दोनों का अनुपात निकाला जाएगा तो ये परस्पर सरल अनुपाती होंगे। जो भिन्न भिन्न हैं ये भिन्न भिन्न क्या करते हैं, जो संयोग करते हैं। जो क्या कहा है कि एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो कि दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करता है तो वो परस्पर सरल अनुपाती में होता है। तो परस्पर सरल अनुपाती में कौन होता है, जो तत्व बी है उस तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं आपस में अगर उनकी क्रिया करा दी जाएगी तो एक सरल अनुपाती होंगे, एक सरल अनुपात में आएंगे। वो कैसे, अगर इन दोनों को हम सरल करने के कर एक अनुपात में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 संबंधी 32। अगर इनको हमको सिंपल करना है तो 1 संबंधी 2। ये आपका सरल अनुपात है, ये है सरल अनुपात या सरल अनुपाती, ये भी कह सकते हैं। इसी को सरल अनुपात या पूर्णांक के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन सरल अनुपात सिंपल रहेगा। तो ये सरल अनुपात सरल क्यों है, क्योंकि ये सामान्य तौर पे इसमें पॉइंट की कोई बात नहीं की गई है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी शब्द की बात नहीं कही गई। 1 संबंधी तो एकदम साधारण रूप में बट जाता है। तो वही चीज़ गुणित अनुपात के नियम में डाल्टन ने हमको ये 1803 में बताया था कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो उनमें से एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो कि दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से क्या करता है, जो कि दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग करता है तो वो परस्पर सरल अनुपाती में होता है। वो क्या होता है, परस्पर सरल अनुपात में होता है, परस्पर सरल अनुपात में होता है, ये उन्होंने कहा था। वैसे ही एक एग्जाम्पल और अगर आप देख लो, अगर मान लीजिए कार्बन को और ऑक्सीजन को लिया जाए, ये 2 तत्व हो गए। अगर कार्बन और ऑक्सीजन से मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 चीज़ें बना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12। एक कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का आप अभी निकाले हो 16। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, एक कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन का 32। तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि अगर हम इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं तो ये हमारा क्या है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसकी नंबर क्या है, फिक्स है। और भिन्न भिन्न मात्राएं क्या है, ऑक्सीजन है, ये हमारा क्या है, फिक्स है। और भिन्न भिन्न ये है, जो कि ये तत्व ये भिन्न भिन्न। अगर इन दोनों का अनुपात निकाला जाए,
इन दोनों का अनुपात अगर निकाला जाए तो इन दोनों का अनुपात हमारा क्या होगा, यहाँ पे 16 संबंधित अगर 32 किया जाए तो 1 संबंधित 2, यही तो आएगा, कटेगा ना। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो ये क्या हो गया, ये आपका सरल अनुपाती हो गया, ये आपका सरल अनुपाती हो गया। ये एग्जाम्पल है आपका गुणित अनुपात का, जिसको डाल्टन ने 1803 ईस्वी में दिया था। तो आप देख लो आप उस चीज़ को कि किस हिसाब से उन्होंने समझाया था, कि उन्होंने कहा था कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाएंगे तो उनमें से जो एक तत्व होगा उसकी भिन्न भिन्न मात्राएं, ये हमने माना कि इसकी भिन्न भिन्न मात्राएं जो कि दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, आप देख रहे हो कि ये निश्चित है, हमारा 12 यहाँ भी है 12 यहाँ भी है, कार्बन की मात्रा निश्चित है, ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं क्या करती है, जब संयोग करती हैं तो वो परस्पर एक सरल अनुपात में होता है, परस्पर के सरल अनुपात में। तो सरल अनुपात इसको कहेंगे क्योंकि ये सिंपल शब्दों में आया है, पॉइंट के रूप में नहीं आया है, जीरो के रूप में नहीं आया है, 5, 6, 8, 10 के रूप में नहीं आया है, एकदम सरल आया है, 1, 2, 1, 2, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सरल अनुपाती है। इसको पूर्णांक भी हम कहेंगे, आपको पहले ही बताएं कि पूर्णांक भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हमको दूसरा देखना है कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है। पहले आप इसका एक बढ़िया से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा कैमरा को नीचे करके नीचे वाला चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हमको देखना है कि जो है इसको देखना है कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम को हम लोग समझेंगे कि व्युत्क्रम अनुपात क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कराएं कि क्या है, ठीक है। हो सकता है कि शायद मेरा चेहरा ना दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाया जा सके कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है। इसको सर्वप्रथम रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने, इसको सर्वप्रथम किसने दिया था, तो रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने इसको 1972 ईस्वी में दिया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम कहा जाता है। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम कहा गया है इस नियम को, जिसको रिक्टर ने कब दिया था, 1972 ईस्वी में दिया था। इसमें क्या है, इसमें कहता है कि जब दो तत्व या दो से अधिक पदार्थों के भार, दो या दो से अधिक पदार्थों के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भार से क्रिया करते हैं तो वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं। वे परस्पर क्रिया करने वाले क्या होते हैं, भार होते हैं। कह रहा है कि जब दो तत्व आपस में उनके पदार्थ के जो भार हैं वो अगर रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे बंदे से क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो भार होंगे वो परस्पर वही भार होंगे या उनके सरल गुणित होंगे। कह रहा है कि किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं तो वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं या पूर्णांक के रूप में होते हैं। इसको रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने 1972 में दिया था। अब उसको समझिए कि कैसे, एकदम सिंपल और सरल शब्द। दो या दो से अधिक तत्व तो किसी तीसरे बंदे से क्रिया करता है। अगर मान लीजिए दो तत्व हमने माना ए और बी, किसी तीसरे बंदे से तो सी से क्रिया करेगा, ठीक है, किसी तीसरे बंदे सी से तो ये ए और सी हो जाएगा, ए सी से करेगा तो ए सी हो जाएगा और बी सी से करेगा तो हम मान लेते हैं कि ये सी भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसी के तरह हमने ये माना कि मान लेते हैं कि जो हमारा ये हिस्सा है ये हमारा एक जो है वो हाइड्रोजन है, बी हमारा ऑक्सीजन है
और C हमारा कार्बन है। अगर ये आपस में क्रिया करते हैं, अगर ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा तो CH4 बनाएगा जिसको मीथेन कहा जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। समझेंगे, हमने ए बी दो तत्व तो उसने कहा था 2 या 2 से अधिक पदार्थ के भार, तो हमने माना ए और बी किसी तीसरे से क्रिया करता है मतलब सी से, तो हमने इसको समझाया कि ए सी आपस में क्रिया करेगा तो ए सी बनाएगा, सी और बी आपस में क्रिया करेगा तो सी भी बनाएगा। तो वैसे ही हमने कहा कि अगर हम ए को हाइड्रोजन माने, बी को कार्बन माने, ए को हाइड्रोजन माने, बी को ऑक्सीजन माने, सी को कार्बन माने, ए को हाइड्रोजन, बी को ऑक्सीजन, सी को कार्बन माने, तो H और C आपस में क्रिया करेगा तो मीथेन बनाएगा CH4। C और O कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अब हमको ये समझना है कि इसने कहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार अलग अलग किसी तीसरे से क्रिया करते हैं तो उनके पदार्थ क्या होते हैं, उनके समरूप भारों के से ही क्रिया करते हैं और वो परस्पर सरल अनुपाती में होते हैं। अब उसको समझेंगे कैसे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। H और O CH4 बनाया है, क्या बनाया है, CH4 मीथेन बनाया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, यही बनाया है ना। अब इनको अलग करेंगे, इसमें कार्बन और इसमें हमारा है हाइड्रोजन, इसमें है कार्बन और इसमें है ऑक्सीजन। अब इनका भार निकालेंगे, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये हो गया। अब जब ये सी से ही क्रिया किया है, अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है अगर इनका अनुपात निकाला जाए, अगर इनका अनुपात निकाला जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों को अगर हम आपस में क्रिया कराएं H और O तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 32, तो इनका अनुपात निकलेगा तो कितना होगा 1:8, 4 एकम 4, 4 बट्टे 32, तो ये एक पूर्णांक के रूप में आएगा। इनका अनुपात किसके रूप में आएगा, एक पूर्णांक के रूप में आएगा कि जब हम इनका अनुपात निकालेंगे जो कि अगर ये दो तत्व हैं अगर किसी तीसरे से क्रिया करके ये बना है तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा या इनसे जो मिला है वो अनुपात क्या होगा। वही चीज़ ने कहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ के भार जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं, मतलब समान भार से क्रिया करेंगे, ये जो तत्व हैं ये अलग अलग किसी तीसरे समान भार से क्रिया करते हैं तो ये अलग है, ये अलग क्रिया किया तो CH4 बनाया, ये अलग क्रिया किया तो CO2 बनाया। तो ये कह रहा है भार से क्रिया करते हैं तो ये परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं। अगर ये जो क्रिया की है अलग अलग तो परस्पर एक ही भार होंगे। ये आप देखो एक संबंधी 8 है। अगर मान लीजिए कि अगर ये दोनों आपस में कभी भविष्य में क्रिया करें, भविष्य में अगर ये दोनों आपस में क्रिया करें तो हमको क्या देंगे H और 2 ऑक्सीजन देंगे। इनका अनुपात कितना निकलेगा H और O, यहाँ 2 है यहाँ 16 है तो कितना होगा 2 एकम 2 और 2 अठे 16। आप देखो वही चीज़ निकल के आया, एक संबंधी 8। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ये सरल गुणित होते हैं या पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक या सरल गुणित, सरल गुणित। इसीलिए ये क्रिया दी गई है कि जब ये भविष्य में अगर क्रिया करेंगे तो भी हमको इतना ही देंगे। अगर इनका अनुपात निकाला जाए केवल इन दोनों से जो हमको क्रिया किया है कौन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इनका अनुपात निकालेंगे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का तो भी एक संबंधी 8 हो रहा है। अगर ये भविष्य में कभी क्रिया कर लेते हैं तो भी अगर हम देखें तो वो क्या होगा एक संबंधी 8 ही होगा। अगर हम इनके जो भिन्न भिन्न भार हैं
उनका हम आपस में क्रिया करा रहे हैं तो भी अनुपात वही आ रहा है। अगर ये भविष्य में क्रिया करते उनका अनुपात निकालना है तो भी उतना ही आ रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात, एकदम तुलना के उसी के तुल्य, इसी के तुल्य ये भी हमारा अनुपात निकल के आ रहा है, जो कि पूर्णांक है या सरल गुणित है। ठीक है ना। इस चीज़ को किसी ने दिया था, रिक्टर ने 1972 में अपनी अवधारणा में समझाई थी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ के भार जो रासायनिक क्रिया रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भार से, ये समरूप भार है, तीसरा पदार्थ समान भार का है, इसका भार आप देखो कि 12 ही है, अलग नहीं है, ये 12 है, ये समरूप भार है। इससे जब ये अलग अलग क्रिया करते हैं तो अलग अलग रूप बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और CH4। लेकिन अगर जब ये अलग अलग मिल रहे हैं तो ये परस्पर जो क्रिया कर रहे हैं वो क्या है, परस्पर क्रिया करने वाले वो आपस में भार ही होते हैं। वही तो निकाला कि ये एक ही भार के हैं, एक संबंधी 8, अगर ये आपस में क्रिया कर रहे हैं तो भी एक संबंधी 8 आ रहा है। इस बात को रिक्टर ने अपने नियम तुल्य अनुपात के नियम या व्युत्क्रम अनुपात के नियम में इस बात को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी दिक्कतें होंगी आपको हमने कहा है कि आप कमेंट सेक्शन में से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बात और कि वीडियो रेगुलर न आने का कारण है कि आप वीडियो को उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लव नहीं दे रहे हो और आप अपना प्यार नहीं दे रहे हो। ये कारण है कि वीडियो कंटिन्यू नहीं जा पा रही है, रुक रुक के आ रही है, 2 दिन 3 दिन रुक के आ रही है। अगर आप वीडियो को प्यार करिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी क्लासमेट है उनको बताइए कि इस चीज़ पे हमारी सिलेबस पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है। टेलीग्राम चैनल आ चुका है, टेलीग्राम भी आ चुका है, आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे ज्वाइन होकर आपको बेसिक तक के क्वेश्चन को, हमारी टारगेट है कि वहाँ तक का आपका जो सिलेबस है उसको प्रोवाइड कराया जाए। धीरे कोई चीज़ आपको मिलेगा एकदम बेहतरीन। आपको कहा गया है कि व्हाट्सएप लिंक दिएगा, आप उसमें ज्वाइन कीजिए, जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पूछिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में गैलू-सेक के नियम को पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।